नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, यानी कि कैसे खुरचीने की मरम्मत की जा सकती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप स्क्रैपिंग करते हैं तो स्क्रैपर क्या होता है, ब्लंट हो जाता है, उसके कटिंग एज समाप्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार से उसको रिपेयर किया जा सकता है? क्या फाइलिंग करके, लैपिंग करके, चिजलिंग करके, या फिर ग्राइंडिंग और होनिंग करके। तो जब आप अपना स्क्रैपर को रिपेयर करेंगे तो किस पे करेंगे? ग्राइंडिंग मशीन पे और होनिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राइंडिंग और होनिंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन का फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। Which part of vernier micrometer is marked as vernier scale graduation? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? तो दोस्तों पूछा जा रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है, बटा होता है, वो कहाँ होता है? क्या एनिवल पे होता है, फ्रेम पे होता है, थिम्बल पे होता है, या बैरल पे होता है? तो आपको पता है कि जो वर्नियर स्केल जो दिखाया जाता है, ग्रेजुएट होता है, बटा होता है, वो होता है बैरल पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरल। बैरल पे है इस प्रकार से लंबे लंबे लाइन खींचे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से वो है वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है which instrument is used to measure the effective diameter of screw thread? स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मापना है स्क्रू थ्रेड का जो है इफेक्टिव डायमीटर। तो क्या स्क्रू पिच गेज के द्वारा मापेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर मापना है तो आप स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डायल गेज? डायल गेज में जो ये एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो जानते हैं डायल गेज के पार्ट। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है इसे पॉइंटर कहा जाता है। और ये जो ग्रेजुएशन होता है वो 0 से लेकर 100 तक ग्रेजुएशन बटा होता है। यदि बात की जाए इसे, तो इसे बोला जाता है बेजल क्लैंप। और यहाँ पे जो होता है वो रेवोल्यूशन काउंटर, ये छोटा सा देख रहे हैं, इसे रेवोल्यूशन काउंटर कहा जाता है। अब आइए एनविल किसे कहा जाता है? तो ये जो पॉइंटेड वाला भाग होता है इसे एनविल कहा जाता है। और पॉइंटर तो बता दिए कि ये जो पॉइंटर है वो एरो वाला, उसको पॉइंटर कहते हैं। अब ये जो भाग है यहाँ पे इसे बताया जाता है प्लंजर। तो प्लंजर होता है जो एरो दिखाया गया है, इसे प्लंजर कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये प्लंजर है। स्टेम जो होता है वो यहाँ पे जो है होता है उसे स्टेम कहते हैं। इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लोअर लिमिट साइज इफ द डायमेंशन 25 और जो डेविएशन दिया है वो है प्लस में 0 और माइनस में 0.15 दिया गया है।
तो आकार की निचली सीमा क्या होगा, यानी कि लोअर लिमिट साइज आपको फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट साइज फाइंड करने के लिए या फिर अपर लिमिट साइज को या मैक्सिमम लिमिट साइज को मेजर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो बेसिक साइज दिया गया है उसमें जब अपर लिमिट साइज निकालना हो तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए जो डेविएशन दिया है वो 0 दिया है, तो इसका जो अपर लिमिट होगा वो 25 ही रह जाएगा। यदि बात की जाए लोअर लिमिट साइज, तो बेसिक साइज में बेसिक साइज क्या है आपका 25, और इसका जो डेविएशन दिया है वो -0.15 दिया है। तो इसको माइनस करेंगे आप 0. यहाँ पे इसको माइनस करेंगे कितना 0.15, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.85 इसका जो है वो लोअर लिमिट आएगा। लोअर लिमिट जो आपका आ जाएगा वो 24.85। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 24.85। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करना क्या है, जो बेसिक साइज दिया गया है उसमें आप जब आपका अपर लिमिट निकालने के लिए बताया जाए तो उसको ये वाले ऐड कर लेंगे, और लोअर लिमिट बोला जाए तो जो ये नीचे वाला है यदि माइनस में है तो उसको माइनस कर लेंगे, तो आपका लोअर लिमिट निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि और शाफ्ट इज वेरिड, यानी कि कहा जा रहा है कि यदि उस सिस्टम का नाम बताइए जिसमें जो होल का साइज जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट का साइज जो है उसको अस्थिर रखा जाता है, यानी कि उसको वेरिएबल रखते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों ये सिस्टम होता है हॉल बेसिस सिस्टम और एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। तो हॉल बेसिस सिस्टम में हॉल को कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट को वेरिड रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉल बेसिस सिस्टम। हॉल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि हॉल का साइज जो है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, और शाफ्ट को अस्थिर रखा जाता है, तो उसको हॉल बेसिस सिस्टम कहा जाता है। जस्ट इसके विपरीत होते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम, जिसमें शाफ्ट को स्थिर रखा जाता है और हॉल को अस्थिर रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो इस प्रकार से यदि हॉल को स्थिर रख के शाफ्ट को वेरिएबल करते हैं तो उसको हॉल बेसिस सिस्टम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कोरोस्पोंडिंग बेसिक साइज। वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर को क्या कहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअल साइज और उसके बेसिक कोरोस्पोंडिंग बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। तो क्या उसको डेविएशन कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, एक्चुअल डेविएशन कहते हैं या अपर डेविएशन कहते हैं। तो दोस्तों एक मैं ट्रिक बता देता हूं कि जहां पर आपको एक्चुअल साइज बोले और उसका कोरोस्पोंडिंग बेसिक साइज, तो वो होता है एक्चुअल डेविएशन। यहीं पे यदि बताया जाता कि अलजेब्रिक डिफरेंस और इसके कोरोस्पोंडिंग बेसिक साइज, तो उसको बोला जाता है डेविएशन। तो इस प्रश्न का जो है सार है कि यदि अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज और इसके कोरोस्पोंडिंग बेसिक साइज, तो उसे बोला जाता है एक्चुअल डेविएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है Which device is used in conjunction with dial test indicator? डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब आप डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हो तो क्या चक का प्रयोग करते हैं, स्टैंड का, टूल रेस्ट का या बेंच वाइस का? तो इनमें से हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो स्टैंड का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और स्टैंड भी कई तरह के होते हैं, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैंड। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है Which scraper is used to scrape a small diameter of hole and dividing edge of hole? छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? तो छोटे छोटे हॉल होते हैं, इस प्रकार के हॉल हैं और उसको स्क्रैप करना है या फिर एज के हॉल के एज को डिबरिंग करना है, तो उसके लिए जो क्या करेंगे, फ्लैट स्क्रैपर का, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुल नोज स्क्रैपर। तो इस प्रकार के कार्य के लिए जो है स्क्रैपर इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रायंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्लैट स्क्रैपर जो होता है वो उसके लिए जहां पे हाई स्पॉट है, डार्क स्पॉट है, वहां पे करते हैं। हुक स्क्रैपर का प्रयोग जहां पे बड़े सरफेस होते हैं और वहां पे उभरा हुआ सतह रहता है, वहां पे हुक स्क्रैपर करते हैं। बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे बड़ा बेरिंग होता है, उसके सरफेस को जब आपको स्क्रैप करना होता है तो बुल नोज स्क्रैपर का करते हैं प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच सरफेस इज यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेरिंग सरफेस? बड़े बेरिंग सतह की खुरोचने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब आपको बड़ा बेरिंग सरफेस को स्क्रैप करना है तो उसके लिए बताए थे बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बुल नोज स्क्रैपर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज? आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या होता है? तो दोस्तों अपर लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टॉलरेंस। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस किस ग्रेड की है? तो टॉलरेंस, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को फंडामेंटल टॉलरेंस कहा जाता है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को फंडामेंटल टॉलरेंस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और तो टोटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होते हैं वो 18 ग्रेड ऑफ टोटल टॉलरेंस होते हैं। तो इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें।